नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसा कि पीछे हमने आपको बताया था, कल की वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी विद्यार्थियों को बताया कि हम सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज फिर आपके साथ हम इतिहास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी टॉपिक पर बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक मिनट का हम आपको बताते हैं कि ये कंपटीशन एग्जाम के लिए कहाँ कहाँ बेनिफिशियल रहेगा। जितने भी वनडे एग्जाम्स होंगे और चाहे वो स्टेट पीसीएस का किसी का भी कोई एग्जाम हो, उसमें प्री एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल ये टॉपिक रहेंगे। बच्चों, मैंने जैसा कि आपसे कहा था, ये लुसेंट की बुक हम धीरे धीरे आपको पूरी इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप पीछे जान चुके हैं और आपको हमने बताया था कि भारत का इतिहास किस प्रकार से रहा हुआ, कल हमने सिलेबस डिस्कस किया था और इस सिलेबस के बारे में बहुत कुछ हमने बताया था। आज उस सिलेबस का एक छोटा सा टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने कॉपी पेन बाहर निकाल के नहीं रखा है, वो सभी विद्यार्थी कॉपी पेन बाहर निकाल के रख लें और बारी बारी से एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आप नोट करना शुरू करेंगे। देखिए, बेहतरीन नोट्स ही एक विद्यार्थी का सुनहरा लिखने का एक तरीका, या मैं कहूँ एक सुनहरा गहना होता है। एक तरीके से ये समझ लीजिए आप, अगर कोई विद्यार्थी अपने नोट्स को सही से प्रिपेयर करता है तो समझ लीजिए वो अपने एग्जाम के उस पड़ाव पर है और अपनी नौकरी के जिसके लिए तैयारी कर रहा है उसके उस पड़ाव पर है जो यहाँ पहुँचने वाला है। बच्चों, याद रखना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सभी बच्चों को नोट्स बनाने भी चाहिए। तो कॉपी पेन निकाल के रख ली होगी आपने और नोट्स बनाने के लिए आप तैयार होंगे। तो बारी बारी से एक पॉइंट समझते जाएंगे और लिखना शुरू करेंगे। बच्चों, शुरू करते हैं अपने भारत के इतिहास को। बच्चों, जैसा कि पीछे आपने कई जगह पर देखा होगा, भारत का इतिहास किस प्रकार से रहा होगा, भारत का इतिहास क्या है और भारत के इतिहास की स्थिति क्या रही होगी, कैसे इनकी भाषा में परिवर्तन हुआ होगा, कहाँ तक भारत का विस्तार रहा होगा, कैसे भारत का नाम पड़ा और किस किस स्थितियों में भारत ने जूझ करके अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया होगा। बच्चों, बहुत कुछ सीखने के बाद आज कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे और जितना आप पढ़ चुके हो, हमें पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से आ रही होंगी, तो उनका आज आप रिवीजन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जिन विद्यार्थी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो को देखकर अपने पढ़ाई को, अपनी परीक्षा को धीरे धीरे इंक्रीज करें, अपने नंबर को बढ़ा लीजिएगा। शुरू करते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास किस प्रकार से रहा है, आप एक एक फैक्ट में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, भारत जो है या भारत का नाम जो है, मैं आपसे कहूँ उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर से हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक तट तक फैला हुआ ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये उपमहाद्वीप है और एक भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आपको बताएं कि जो पुराणों और महाकाव्यों में भारतवर्ष का नाम पहले से ही दिया गया था। आपको बताएं, पुराणों और महाकाव्यों में हमें भारत का नाम मिला है। भारतवर्ष को भारतों का देश कहा गया है। बच्चों, भारतों का देश इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के निवासियों को हम किस नाम से और जानते हैं, यहाँ के निवासियों को हम भारतीय कहते थे। उस समय की बात है कि भारत का जो पुराण है या महाकाव्य है, इनमें भारतवर्ष को भारतों का देश कहा गया है और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया है। भारतीय का शाब्दिक अर्थ होता है भारत की संतान। क्या होता है? भारत की संतान। भारतों का अर्थ होता है भारत की संतान, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम सभी भारत की संतान हैं। लेकिन जब कुछ और जानकारियां मिली तो हमें पता लगा, हमने जाना कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। जो प्राचीन भारतीय हैं वो अपने देश को जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। जम्बू का अर्थ होता है जामुन। क्या होता है बच्चों? जामुन। तो हम कह सकते हैं भारतीय जो प्रादीप है या भारतीय देश है, इसको जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था और जम्बू का अर्थ होता है जामुन। अर्थात और कुछ जानकारियां मिली, उन जानकारियों से प्राप्त हुआ कि हमें ईरानी जो लोग थे, कौन बेटा? ईरानी, ईरान से आए हुए जो लोग या ईरानी लोग हम कहेंगे भारत में बसे हैं। आपको इसका एक एग्जाम्पल बताएं, आपको जानकर भी ये हैरानी होगी कि उस समय हमारा व्यापार ईरानियों से भी था। अर्थात यहाँ कुछ ऐसे स्थल जहाँ खुदाई हुई, उन खुदाई पर प्राप्त बहुत सारे सिक्के ईरानियों के भी प्राप्त हुए हैं, जिससे हमने जान पाया कि हमारा इतिहास किस तरीके का रहा होगा। और ये सिक्के बयां करते, इस सिक्के दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता
अन्य देशों के साथ भी फैली होगी, या अन्य देशों की सभ्यता या अन्य देश के जो लोग या भारत में व्यापार करने आते थे या भारत के निवासी रहे होंगे या भारत में आकर के बस गए होंगे। ये बहुत सारे फैक्ट हमें प्राचीन खुदाइयों से, प्राचीन इतिहास से प्राप्त होते हैं और हम इनको जानते हैं। बच्चों आपको बताएं कि जो ईरानी लोग थे, इन ईरानियों ने सिंधु नदी के रूप में सिंधु न कहकर इसको हिंदू नाम दिया। किसको? भारत को। अब भारत की दृष्टि में भारत के इतिहास को केवल जान रहे हैं आज के टॉपिक में। बच्चों याद रखना है कि ये बड़ा गहरा मसला है। पढ़ाई यूं ही नहीं हो जाती, पढ़ाई यूं ही नहीं कर पाते, पढ़ाई के लिए आपको तपना पड़ता है। आप तपिए और मेहनत करिए, एक दिन ये तपन, ये मेहनत आपका रंग लेकर के आएगी। बच्चों ईरानी, जो कि मैंने आपको बताया सिंधु नदी के रूप में सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, अर्थात हम कह सकते हैं जो ईरानी थे, ईरानी लोग, ईरानी इसे इंदे और अरब में इसे हिंद कहते थे। बात समझ में आई नहीं? ईरानी जो लोग थे इसे इंदे और अरब में इसे हिंद कहा जाता था। आपको बताएं, आप जानते होंगे कि मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान के नाम से जाने जाने लगा, और हिंदुस्तान ये जो शब्द है ये फारसी भाषा के हिंदू शब्द से निकल के आया है। बच्चों आप जानते होंगे कि ये शब्द भी फारसी भाषा का हिंदू शब्द से बना है। कौन? हिंदुस्तान। कब की बात है? मध्यकालीन की बात है। ये मध्यकालीन समय की बात है बच्चों। ये मध्यकालीन में हिंदुस्तान कहा जाने लगा किसको? फारसी भाषा में इस हिंदू को कहते थे। बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा, अंग्रेजों की बात करें थोड़ी सी। अंग्रेजों ने इस देश को यूनानी भाषा, कौन सी पद्धति? एक यूनान के लोग आए थे, ईरानी आए थे, वो कि अंग्रेज के रूप में थे। अंग्रेज इस देश को यूनानी भाषा में, कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में इंदे नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? इंदे। इंदे के आधार पर इसे फिर जो अंग्रेज थे वो इंडिया कहने लगे। क्या कहने लगे? इंडिया। अर्थात इंदे जो लोग थे, अर्थात मैं आपसे कहूं जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज इस देश को, जो कि यूनानी भाषा है इंदे, इस इंदे से ही बना दिया गया। क्या? इंडिया। आपको, मुझे यकीन है मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों यहां एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम विंध्य पर्वत है। कौन सा पर्वत? विंध्याचल। ये भारत को, किसको? इंडिया को, भारत को दो भागों में विभाजित करता है। और वो दो भाग कौन कौन से? पहला भाग है उत्तर और दूसरा भाग क्या है? दक्षिण। ये पहला भाग उत्तर है, दूसरा भाग दक्षिण है। ये दो भागों में बांटने का भारत को जो काम करता है वो कौन करता है? विंध्य श्रृंखला एक ऐसा पर्वत है जो भारत को दो भागों में बांट रहा है। बच्चों ये लूसेंट की बुक का आपको निचोड़ दे रहे हैं। आप बैठे रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, और समझ में आए तो जरूर बताइएगा, समझ में ना आए तो भी जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। मुझे वैसे तो यकीन मानो मेरी बात का, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं जो समझी ना जा सके। ये तो बातें होती, समझ में नहीं आता है। अगर आप एकाग्र मन से, एकाग्रचित भाव से लगातार किसी चीज़ को शिद्दत से कर रहे हैं, यकीन मानिए आपकी वो चीज़ें पूरी होगी। मैं आपको बड़ी शिद्दत से ये चीज़ें समझा रहा हूँ। आप किताब को सामने रखिएगा, आप नोटबुक को सामने रखिएगा, एक एक टॉपिक बारी बारी से लिखिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से इनका रिवीजन करिएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन तैयार नहीं होते। मेहनत करिए, बुरी तरह से लग जाइए, चीज़ें आपके हाथ में होगी। बच्चों हम बात करेंगे उत्तर में। उत्तर में इसको इंडो तथा दक्षिण में इसको द्रविड़ भाषा का प्रचलन था। आपसे एक बात कहें, जो उत्तर था, उत्तर दक्षिण कैसे बने? एक विंध्य पर्वत था जो भारत को दो भागों में बांटा, उत्तर और दक्षिण। आपको बताएं कि उत्तर में जो लोग रहते थे वो इंडो से, और दक्षिण में जो लोग रहते थे वो द्रविड़ भाषा का। वहां इन भाषाओं का बहुत ज्यादा प्रचलन था, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का गमन हुआ और ये लोग आके यहाँ बस गए थे। समझ गए? इन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का यहाँ विस्तार कर दिया, या वहाँ के निवासियों ने इनसे कुछ सीखा होगा। अच्छा, भाषा की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि भारत की जनसंख्या में कई भाषाओं का मिश्रण है। बड़ी गौर से इस बात को समझना, यहाँ से एक क्वेश्चन 110% बनता है। भारत की जो जनसंख्या है उसमें लोग जो निवास कर रहे हैं उनकी भाषा में ये 4-5 प्रकार के वर्णन हैं, उनकी भाषा में 4-5 प्रकार के मिश्रण हैं। भाषा को बदल दिया गया। देखो जरा कैसे, किस तरीके से। सबसे पहले भाषा का जो मिश्रण था वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का था। क्या था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का मिश्रण था। दूसरी बात करें हम तो पैलियो मेडिटेरेनियन का था, पैलियो मेडिटेरेनियन का था। तीसरी बात करेंगे तो काकेशाइड था। चौथी बात करेंगे तो निग्रोइड था। क्या था? निग्रोइड। ये निग्रोइड के बाद जो पांचवी बात करेंगे, जो पांचवी भाषा का मिश्रण था वो था मंगोलाइड। क्या था? मंगोलाइड। बच्चों यकीन है इतनी बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। अच्छा, एक नया पॉइंट हम लोग सीखेंगे। नया पॉइंट है कि
जो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने वाले जिनको श्रेय जाता है वो थे जर्मन के इतिहासकार। एक जर्मन के इतिहासकार थे, इन्होंने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटने वाले इतिहासकार जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेल्यूरस। क्रिस्टोफ सेल्यूरस जो कि एक ऐसे इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। और इतिहास के 3 भाग, सबसे पहला भाग है सबसे पहला भाग इतिहास का जो अध्ययन करेंगे, इस अध्ययन की सुविधा के लिए जो भागों में बांटा है, सबसे पहला भाग है आपका प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास सबसे पहला भाग आप लोगों का है प्राचीन इतिहास। वेरी गुड बच्चों। दूसरा इतिहास, दूसरे भाग में जो बांटा है वो मध्य भाग, मध्य इतिहास में, या मैं मध्यकालीन इतिहास बोल सकता हूं, आप अपनी भाषा के अनुसार इसको बस समझ लीजिए थोड़ा सा। और तीसरा भाग जो है वो है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास बच्चों, ये 3 भाग हैं किसके? इतिहास के। किसने बांटे? जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने, इनका नाम था क्रिस्टोफ सेल्यूरस। इन्होंने 3 भागों में इस इतिहास का वर्णन किया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। एक बार फिर से पूरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे, आपको जल्दी से एकदम से फैक्ट्स बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इस भारत का जो विस्तार है उसके नाम के बारे में चलेंगे तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक के तट को हम एक उपमहाद्वीप के रूप में भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। आपको बताएं कि पुराणों में, महाकाव्यों में ये जो भारत है, इस भारतवर्ष को भारतों का देश कहा गया और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया। इसका शाब्दिक अर्थ है कि यहाँ के भारत की संतान, यहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर बात कही गई कि भारत की संतान। आगे चलेंगे, प्राचीन भारत अपने देश को जम्बूद्वीप, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे और जम्बू का अर्थ है जामुन से। अच्छा, ईरानी जो थे इसे सिंधु नदी के रूप में जानते थे और सिंधु सभ्यता के रूप में कह करके इसे हिंदू कहते थे और ईरानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। अच्छा आगे चलते हैं, मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये शब्द, कौन सा शब्द? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो शब्द है वो फारसी भाषा के हिंदू शब्द से बना हुआ है। बच्चों आगे बताएं, अंग्रेज इस देश को यूनानी भाषा इंदे के आधार पर इंडिया कहने लगे और यहाँ के पर्वत की विंध्य पर्वत जो है वो उत्तर और दक्षिण 2 भागों में भारत का विभाजन करता है। उत्तर में इंडो तथा दक्षिण में द्रविड़ भाषा का प्रचलन अधिक हो गया था और भारत की जनसंख्या में जो लोगों में जो विभिन्न प्रकार की भाषाओं का मिश्रण है वो इस प्रकार से। और अगला फैक्ट, जो लास्ट फैक्ट हमने आपको लिखाया था कि भारतीय संस्कृति या किसी भी इतिहासकार या किसी भी इतिहास को 3 भागों में बांटने वाले जो सबसे पहले इतिहासकार रहे हैं वो जर्मन के इतिहासकार थे। इनका नाम था क्रिस्टोफ सेल्यूरस। इन्होंने अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। वो 3 भाग आपके सामने लिखे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। यकीन मानो कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी बच्चों, और बहुत कुछ समझ में आया होगा। आज इस टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, जाना है। इसी प्रकार से लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाएं। इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को भी मदद मिलेगी जो बच्चे पढ़ने में तो बहुत आगे हैं लेकिन उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को हम पढ़ाएंगे, इस बोर्ड पे सारे टॉपिक खत्म करेंगे। आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सम्मान है, आप चीज़ों के साथ बने रहें। धन्यवाद। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।